हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की सीरीज में हम लोग मूल अधिकार पर बात कर रहे थे और पिछली 2 क्लासों में हम लोग अनुच्छेद 18 तक चर्चा कर लिए हैं। आज हम लोग अनुच्छेद 19 से शुरू करेंगे। तो जो विद्यार्थी पिछली 2 क्लास मूल अधिकार की नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसकी आप लोगों को PDF भी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में PDF की भी लिंक रहेगी, आप उसके माध्यम से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अनुच्छेद 19 से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार पर। और हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो हम लोग कहेंगे 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या क्या स्वतंत्रता दिया गया है, जब हम लोग अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 19। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है तो उस समय अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को इसमें से निकाल दिया गया, जिसके कारण वर्तमान समय में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल मिलाकर 6 प्रकार के ही अधिकार दिए गए हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ये कहा जाए अनुच्छेद 19 में, तो मूल संविधान में 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे। लेकिन अगर ये बात किया जाए वर्तमान समय में, या कह सकते हो वर्तमान संविधान में, तो कुल 6 प्रकार के अधिकार ही हमें प्राप्त हैं। अब बात करते हैं ये 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं कौन कौन से। हम 7 के 7 को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कौन सा भाग था जिसे यहाँ से निकाल दिया गया। तो अनुच्छेद 19 के 7 प्रकार के अधिकार की बात किया जाए तो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप अनुच्छेद 19 का इसे फर्स्ट भी कह सकते हो और 19 का ए भी कह सकते हो। लेकिन जब ए कहिएगा तो इसके बाद आगे बी बढ़ाते जाइएगा, और जब फर्स्ट कहिएगा तो आगे सेकंड बढ़ाते जाइएगा। कुछ भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट या ए में है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार दिया गया है, साथ ही साथ अपने आप को अभिव्यक्त करने का अधिकार दिया गया है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक शब्द आया है अभिव्यक्ति। हमारा संविधान ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है। अब कैसे? चाहे वह कार्टून के माध्यम से हो, चाहे वह पुस्तक के माध्यम से हो। अपने अभिव्यक्ति को कार्टून के माध्यम से भी प्रदर्शित कर सकता है, पुस्तक लिख के भी प्रदर्शित कर सकता है, किसी फिल्म के माध्यम से भी कर सकता है, किसी नाटक के माध्यम से भी कर सकता है, किसी भी माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है। और साथ ही साथ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे संविधान में कहीं भी प्रेस की स्वतंत्रता को अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन ये माना गया है इस अनुच्छेद 19 के ए के अंतर्गत ही प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता कहने का मतलब ये है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, बल्कि
इसी अनुच्छेद 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता को भी दिया गया है। प्रेस या कह सकते हो मीडिया की स्वतंत्रता भी दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 के 2 पर, या कह सकते हो बी पर। इसमें यह कहा गया है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के आप किसी भी प्रकार की सभा व सम्मेलन कर सकते हो। कहने का मतलब ये है देश के किसी भी भाग में आप चाहो तो सम्मेलन कर सकते हो, कोई सभा गठित कर सकते हो, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से आप करो। तो अनुच्छेद 19 के 2 में है शांतिपूर्वक सभा व सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे पर। अनुच्छेद 19 के तीसरे में कहा गया है आप किसी भी प्रकार के संगठन बना सकते हो, आप किसी भी प्रकार की समिति बना सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो भी संगठन बनाया जाएगा, समिति बनाया जाएगा, या किसी भी प्रकार से देश को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कहने का मतलब ये है आप भारत के आंतरिक मामले में जिस भी प्रकार से संगठन बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन अगर उस संगठन के माध्यम से देश को किसी भी प्रकार से नुकसान होता है या देश की सुरक्षा को खतरा होता है, तब आपको संगठन बनाने के अधिकार को छीना जा सकता है। बाकी हमारे संविधान के अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है किसी भी प्रकार के संगठन व समिति बनाने का अधिकार या बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब चौथे नंबर भी बात करते हैं। फिर क्या है? चौथे में है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। ध्यान से समझिएगा, चौथे में है देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता आप लोग समझ लीजिएगा। कहने का मतलब यह है आपको देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन जनजाति वाले क्षेत्रों में आपको जाने से रोका जा सकता है। कहने का मतलब ये है आपको स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्य द्वारा इस पर युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। युक्ति का मतलब ये होता है उचित प्रतिबंध। युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और वास्तव में राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध युक्ति है कि नहीं है, इसका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अनुच्छेद 19 का 4। अब बात करते हैं 5 पर। तो 5 में ये कहा गया है देश के किसी भी भाग में बस जाने की स्वतंत्रता। बस जाने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह है देश के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब छठे नंबर की बात किया जाए तो छठे नंबर पर है संपत्ति का अधिकार। क्या है? संपत्ति का अधिकार। आप इसे 6 भी कह सकते हो या 19 का F भी कह सकते हो। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कि इसी को 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। और वर्तमान समय में यह जो संपत्ति का अधिकार है यह एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? एक कानूनी अधिकार।
कहने का मतलब है संपत्ति के अधिकार भी पर भी आपको अधिकार मिलेगा, उस पर भी आपको न्याय मिलेगा, लेकिन वहाँ पर मूल अधिकार का मामला नहीं चलेगा, वहाँ पर कानूनी अधिकार का मामला चलेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 7 पर। 7 में ये कहा गया है आपको किसी भी प्रकार के रोजगार या उपजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता है। क्या है? किसी भी प्रकार के रोजगार या उपजीविका को अपनाने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब ये है आप अपना जीवन यापन करने के लिए जो चाहे रोजगार कर सकते हो, लेकिन ऐसा रोजगार नहीं कर सकते हो जिससे देश की सुरक्षा को खतरा बढ़े। अगर देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा तब राज्य द्वारा आप पर युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। साथ ही साथ संविधान ये भी कहता है आप कोई ऐसा रोजगार नहीं कर सकते हो जहां पर किसी तकनीकी डिग्री की ज़रूरत पड़े। आप डॉक्टरी नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके लिए एक डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते हो क्योंकि उसके लिए एक डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये है जहाँ पर किसी डिग्री की ज़रूरत पड़ती है उसको छोड़कर आप जैसा रोज़गार चाहो वैसा रोज़गार कर सकते हो अपने जीवन यापन करने के लिए। कहने का मतलब ये है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 प्रकार के अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन राज्य द्वारा इस पर युक्ति प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। और राज्य द्वारा लगाया गया प्रतिबंध युक्ति है कि नहीं है, इसका निर्धारण जो किया जाएगा वह न्यायपालिका द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा दोस्तों, यह जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है यह सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। किसको दिया गया है? भारतीय नागरिकों को। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 पर। ये तो हो गया आपका पूरा का पूरा अनुच्छेद 19। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। कहने का मतलब यह है मान लीजिए आपकी गिरफ्तारी हो जाती है, आपको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और न्यायालय में यह सिद्ध हो जाता है कि वास्तव में आप अपराधी हो, तब आपको क्या क्या संरक्षण दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा ये समझिएगा। ये तो समझ में आ गया कि अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है और आप पर अपराध सिद्ध हो जाता है तो क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा, ये किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 20 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्या क्या संरक्षण दिया गया है। तो इसमें भी 3 प्रावधान किए गए हैं। पहले नंबर पर यह कहा गया है कि दोहरे दंड का प्रतिषेध। क्या है? दोहरे दंड का प्रतिषेध। कहने का मतलब ये है आपको एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। अगर आपसे कोई अपराध हो जाता है और उसके एवज में एक बार आपको दंड मिल जाता है, तब उस अपराध के लिए आपको दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए आप किसी निजी या किसी संस्था के सदस्य हैं, थोड़ा इधर समझिएगा, मान लीजिए ये कोई एक संस्था है और मान लीजिए ये आपका एक क्या है, देश है। आप इस संस्था के सदस्य हैं और आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके कारण देश के द्वारा आपको सज़ा दिया जाता है, लेकिन संस्था के भी द्वारा अगर आपको सज़ा दिया जाता है तो यह सज़ा आपको दोहरा सज़ा नहीं माना जाएगा।
कहने का मतलब यह, अगर किसी आप व्यक्तिगत रूप से किसी संस्था के सदस्य हैं और उस संस्था के द्वारा भी आपको सज़ा दिया जाता है तो यह सज़ा जो है दोहरा दंड का सज़ा नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये है दोहरे दंड का प्रतिषेध। दूसरे नंबर पर है भूत लक्षित प्रभाव वाली विधि। ठीक है, भूत लक्षित प्रभाव वाली विधि का मतलब ये है, मान लीजिए, थोड़ा समझिएगा, ये मान लीजिए कोई एक महीने की दिन है, ये 5 अगस्त है, मान लीजिए ये आज जो है मान लीजिए 20 अगस्त है, क्या है अगस्त है, ये जो है 21 अगस्त है, ये 22 अगस्त है, थोड़ा समझिएगा, ये 23 अगस्त है। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आप 21 तारीख को कोई अपराध करते हो, 21 तारीख को कोई अपराध करते हो और उसके लिए वर्तमान समय में कोई नियम या कानून नहीं बनाया गया है। नियम और कानून जो बनाया जाता है वह 23 तारीख को बनाया जाता है। ठीक है, तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 का सेकंड पार्ट यह कहता है कि आपको किसी भी कार्य के लिए तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक आप उस समय विद्यमान किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हो, और कोई कानून अगर उसके बाद में बनता है तो उसके एवज में आपको दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर कोई आप काम करते हो और वर्तमान समय में विद्यमान कानून का उल्लंघन करते हो तब तो आपको सज़ा दिया जाएगा, लेकिन कोई बाद में कानून बनता है तो उसके एवज में आपको सज़ा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था दूसरा। लेकिन इसका एक अपवाद है, यह जो लागू होता है वह सिर्फ फौजदारी मामले में लागू होता है। कहाँ लागू होता है? सिर्फ फौजदारी मामले में लागू होता है। फौजदारी का मतलब यह है मारपीट करते हो, कुछ भी करते हो तो उसमें लागू होगा, सिविल मामले में यह प्रभाव नहीं लागू होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब तीसरे नंबर पर समझिएगा, तीसरे नंबर पर यह है कि आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 20। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 पर। अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, या इसी को कह सकते हो जीवन की स्वतंत्रता। जीवन की स्वतंत्रता इसी को कह सकते हो। वास्तव में अनुच्छेद जो 21 है यह काफ़ी व्यापक तरीके से जीवन की स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही निजता के अधिकार, सूचना के अधिकार, साथ ही साथ स्वच्छ पर्यावरण में जीने का अधिकार एवं विभिन्न प्रकार इसमें शामिल किए जाते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 21 के अंतर्गत ही और कौन कौन से शामिल किए जाते हैं थोड़ा समझिएगा। एक तो निजता का अधिकार, निजता का अधिकार, इसका क्या मतलब है ये थोड़ा समझिए। कहने का मतलब ये है, निजता का मतलब ये है कि आप किसी से मान लीजिए मोबाइल में बात करते हो, तो आप किसी से क्या बात करते हो क्या नहीं बात करते हो, कोई भी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुन सकती है। ये आपका निजी मामला है, आप किसी से क्या बात करते हो क्या बात नहीं करते हो। दूसरे नंबर पे बात किया जाए, आप मान लीजिए अपने घर में कोई सामान रखते हो, तो पुलिस द्वारा बिना न्यायपालिका से जब तक वारंट ले न लिया जाए तब तक आपके घर में छानबीन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर में क्या रखते हो क्या नहीं रखते हो ये आपका निजी मामला है। जब तक न्यायालय से इसकी अनुमति नहीं लिया जाएगा तब तक आपके घर में ना तो छानबीन किया जा सकता है, ना तो आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जा सकती है, ना तो किसी भी प्रकार के अन्य इसके
कार्य किए जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार ये भी इसी में आता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब सूचना का अधिकार हो गया। तीसरे नंबर पे बात किया जाए गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। कहने का मतलब ये है जब तक न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं ले लिया जाता तब तक आपके हाथ में हथकड़ी नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, साथ ही साथ और बात किया जाए सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार। इसके बाद बात किया जाए स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार। जीने का अधिकार का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सांसें चलती रहें उसी को जीने का अधिकार कहा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में जीने का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो जीवन का अधिकार दिया गया है वह काफ़ी व्यापक तरीके से दिया गया है और ये कहा गया है कि वास्तव में किसी भी व्यक्ति के जीवन को सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं छीना जा सकता है। अब बात किया जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है। अगर ए द्वारा किसी बी को गोली मार दिया जाता है और बी की हत्या हो जाती है तो पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह ए को भी गोली मारकर हत्या कर दें। पुलिस का काम ये है कि इनकी गिरफ्तारी करें, इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, न्यायालय में इन्हें अपनी बात कहने का अधिकार दिया जाए। अब न्यायपालिका द्वारा इन्हें जो भी सज़ा दिया जाए वह विधि के द्वारा दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की जान को सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं छीना जा सकता। बाकी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ये सारे भी प्रावधान किए गए हैं, बाकी आपको PDF में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 21। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के ए में। इसमें है शिक्षा का अधिकार। वास्तव में यह हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से शामिल किया गया। इसे कब जोड़ा गया तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया और इसमें यह कहा गया है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा राज्य द्वारा प्रदान कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार का वर्णन किया गया और इसमें यह कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी और इसे कब जोड़ा गया तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। कहने का मतलब यह है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को भी मूल अधिकार का दर्जा दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था अनुच्छेद 21। अब इसको मिटा देते हैं, तब हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 22 से। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है। अनुच्छेद 22 का मतलब ये है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तब आपको क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 20 और 22 में अंतर। 20 में ये कहा गया है अगर आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और आप पर अपराध सिद्ध हो जाता है तब क्या संरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाएगा तब आपको क्या क्या संरक्षण दिया जाएगा। तब हम लोग देखेंगे गिरफ्तारी के संबंध में क्या क्या संरक्षण दिया गया है। तो
तो पहले नंबर पे ये कहा गया है कि अगर आपकी गिरफ्तारी की जाती है तब राज्य की यह जिम्मेदारी है कि सबसे पहले यथासंभव आपको कारण बताया जाए कि वास्तव में आपको गिरफ़्तार क्यों किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको गिरफ़्तार किया जाता है तो आपको यह जानने का अधिकार है कि आपको वास्तव में गिरफ़्तार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ये हो गया पहला नंबर। दूसरे नंबर पे बात किया जाए, क्या पहले नंबर पे कारण बताया जाए। ठीक है, दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो ये कहा गया है कि आपको अपने रुचि के विधि व्यवसायी से मिलने से रोका नहीं जा सकता है। विधि व्यवसायी का मतलब जैसे वकील की बात किया जाए, अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो आपको अधिकार है कि आप अपना एक वकील रख लें और उसे अपना पक्ष बता सके। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरे नंबर पर यह कहा गया है कि जब आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो गिरफ्तारी में आने जाने वाले लगने वाले समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर जो है 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगर आपको 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने नहीं प्रस्तुत किया जाता है, इसका मतलब ये है आपके मूल अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। ठीक है, तब आप सीधा सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। चौथे नंबर पे ये कहा गया है, अगर एक बार आप मजिस्ट्रेट से मिल लेते हो तब आपकी गिरफ्तारी को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जा सकता है। और अगर आपको 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया जाता है तब जो है आपको रिहा कर दिया जाएगा, या कह सकते हो छोड़ दिया जाएगा। अगर मिल लेते हो तब आपको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर नहीं निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करते तब आपको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, थोड़ा उसको समझिएगा। क्या हैं कुछ अपवाद हैं। अगर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी निवारक निरोध के रूप में की जाती है, किसके रूप में की जाती है, निवारक निरोध के रूप में की जाती है, तब जो है 24 घंटे वाली बाध्यता जो है समाप्त हो जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पर मान लीजिए कोई शत्रु देश का नागरिक है, अगर उसकी भी गिरफ्तारी होती है तब उसे भी 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने वाली बाध्यता समाप्त हो जाती है। ये तो ठीक है, शत्रु देश का नागरिक है तब तो मान लीजिए नहीं प्रस्तुत किया जाएगा। अब बात करते हैं वास्तव में निवारक निरोध वास्तव में है क्या। देखिए दोस्तों, गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। एक तो जब मान लीजिए आपने कोई अपराध किया हो तब आपकी गिरफ्तारी हो, तो वो तो अपराध के लिए है। लेकिन मान लीजिए आप कोई अपराध नहीं किए हैं फिर भी आपको गिरफ्तार किया जाता है, तब बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है तब किस स्थिति में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तब उसे निवारक निरोध के रूप में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति के खुले रहने से यह भय हो कि वास्तव में कोई भारी दुर्घटना हो सकती है या देश की सुरक्षा संकट में आ सकती है, तब उस व्यक्ति की गिरफ्तारी किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है लेकिन अगर वह खुला रहेगा तो उसके कारण कोई बड़ा अपराध हो जाएगा, तब भी उस व्यक्ति की गिरफ्तारी किया जा सकता है। ठीक है, और पहले जो है इसके गिरफ्तारी की अवधि जो हुआ करती थी वह हुआ करती थी 3 माह। कितना हुआ करती थी, 3 माह। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसकी अवधि कर दिया गया 2 माह। कब किया गया, तो हम लोग कहेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। ठीक है, अब चाहे ये स्थिति हो और चाहे ये स्थिति हो, ये प्रावधान किया गया है कि 2 माह या 3 माह, कहने का मतलब जो पहले था और जो अब है,
2 माह से अवधि तभी बढ़ाया जा सकता है जब उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाए, और यह सलाहकारी बोर्ड ये बता दे कि वास्तव में इस व्यक्ति को अभी छोड़ना उचित नहीं है, तब इसकी अवधि को और बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, फिर से एक बार में समझिएगा, अगर किसी व्यक्ति को खुला छोड़ने से भारी अपराध हो सकता है तब उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। पहले उसकी अवधि अधिकतम 3 माह थी। 3 माह से अधिक कब बढ़ाया जा सकता है? जब उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा एक सलाहकारी बोर्ड का गठन किया जाए और यह सलाहकारी बोर्ड ये बता दे कि अगर इस व्यक्ति को अभी छोड़ दिया जाएगा तो कोई भारी अपराध हो जाएगा, तब इस अवधि को बढ़ाया जा सकता था। अब वर्तमान समय में वही सलाहकारी बोर्ड जब सलाह दे देगी तब 2 माह से अधिक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका अनुच्छेद 22। आज जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।